हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। एंड आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का अगला टॉपिक, जिसका नाम है रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये दोनों ही अपने आप में एक तरह का मीन वैल्यू थ्योरम है, इसके नाम से ही पता चल जाता है। हालांकि रोल्स थ्योरम के नाम से पता नहीं चलता कि आपको ये मीन वैल्यू थ्योरम है, बट रोल्स एंड लैग्रेंजेस दोनों ही मीन वैल्यू थ्योरम के अंडर आते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में आपको और भी चीज़ें पढ़नी है, सैंडविच थ्योरम पढ़ना है अगर आप जेई लेवल पे आओगे वहाँ पे, तो इस तरह से और भी कॉन्सेप्ट्स डीप में भी हमें स्टडी करनी है। बट हम लोग अभी फ़िलहाल सिर्फ स्टेट बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग रोल्स थ्योरम और LMVT पे ही रुकेंगे। LMVT मीन्स लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जो इसके बाद का टॉपिक रहेगा, सब टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रोल्स थ्योरम के साथ में। और रोल्स थ्योरम को समझने के लिए देखिए आपके पास एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट लगेगी, वो है ना, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर वो चीज़ आपके पास क्लियर है ना, एकदम सबसे शुरुआत में हमने सबसे पहले लेक्चर में ये पढ़ा था, जब 11th में आपका डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले लेक्चर में आपको ये बताया जाता है कि डिफ्रेंसिएशन है क्या, कहाँ से आया। तो वहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव आपने पढ़ा था, बस उस चीज़ को ध्यान में रखना है। मैं एक बार यहाँ आपके लिए ना दोबारा लिख दे रहा हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना सीखा था, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कैसे लिखे थे बच्चा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x एंड डिवाइडेड बाई h, ऐसा लिखा था, है ना। अभी ये h क्या था, है ना, और f ऑफ x प्लस h क्या था, f ऑफ x क्या था, ये सारी चीज़ें आपके पास मालूम है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रोल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट के साथ में। तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है, रोल्स थ्योरम को पढ़ने के पहले कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन सब का भी बेसिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। एंड आई होप आप सभी लोगों के पास ये चीज़ होगा, राइट। हाँ जी, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रोल्स थ्योरम में एक सबसे पहले स्टेटमेंट आता है। इस स्टेटमेंट को अगर समझ लीजिएगा, मतलब आपका रोल्स थ्योरम पूरा का पूरा कवर अप हो चुका है, आप रोल्स थ्योरम को समझ चुके हो रोल्स थ्योरम का। और बेहतर है कि इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सिर्फ आपको ज़्यादा काम नहीं करना है। ये जो फिगर है ना, इस फिगर को समझ लीजिएगा। मैं पहले एक बार स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, समझा दूंगा मैं, उसके बाद मैं इस पे आऊँगा और इस पे बहुत अच्छी तरीके से मैं डिस्क्राइब करके आपको बता दूंगा कि इन सारे स्टेटमेंट को इस फिगर से किस तरीके से कॉन्सेप्चुअली समझा जा सकता है। हम एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कोई भी एक ऐसा पॉइंट छूटने वाला नहीं है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट, जो भी पॉइंट कह लीजिए आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा, हर एक पॉइंट का डिस्कशन यहाँ पे होगा। और ये यहाँ पे आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन होगा वो सबसे सिंपल तरीके से और सबसे आसान तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा तरीक़ों से आपको बताया जाएगा। यहाँ पे भी मैं रोल्स थ्योरम जब एक्सप्लेन करूँगा तो मैं आपको एक तरीके से नहीं, आपको 2 से 3 तरीके में ज़रूर बताऊँगा, जिससे कि देखो अलग अलग बच्चों की अलग अलग समझने की फ्रीक्वेंसी होती है भाई। पहले मेथड से बताया, हो सकता है सारे बच्चों को समझ में आए, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है जो दूसरा मेथड समझाया वो पहले मेथड से आपको ज़्यादा अच्छा लगे। एंड वो ऐसा देखिए, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि पहले मेथड को याद रखना है या फिर सेकेंड मेथड से हमें समझना है। किसी भी तरीके से समझो, इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में आपके घुसाने का, राइट, बस उसका इंपॉर्टेंस होता है। अगर एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया ना, देखो यार ये सारी चीज़ें रट के नहीं होती है। मैं भी जब आपको यहाँ पे पढ़ाने आता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि रट के आया, रटने के बाद मैं पढ़ा रहा हूँ। रट के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि मान लीजिए आप अपने घर से अपने कॉलेज को जाते होंगे, अपने स्कूल को जाते होंगे, या अपने आप किसी भी जिम को जाते होंगे, या बहुत अलग अलग जगह पे आप लोग जाते होंगे। तो आपने कभी ऐसा किया है क्या कि जब आप मान लीजिए अपने स्कूल को जा रहे हैं, तो स्कूल को जाते वक्त आप रटते हो, अच्छा यहाँ से 100 मीटर स्ट्रेट जाना है, फिर राइट लेना है, फिर 100 मीटर जाके फिर से लेफ़्ट लेना है, फिर यू टर्न ले करके फिर से पहला वाला लेफ़्ट लेना है। ये इस तरीके से आप रटते हो, नहीं रटते हो। होता क्या, आप कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखते हो, एक लैंडमार्क आप दिमाग में रखते हो। अच्छा पहले यहाँ से घर से निकलूँगा तो राइट लूँगा, मैकडी वाला कॉर्नर रहेगा, मैकडी वाले कॉर्नर के पास वहाँ से फिर मुझे राइट लेना है, 100 मीटर आगे जाने के बाद फिर से यू टर्न लेना है,
100 मीटर, अब ये याद नहीं रखते हो कि 100 मीटर चला कि नहीं चला मैं, फिर से आप वहाँ पे 100 मीटर पे एक लैंडमार्क आप रखते हो, है ना। अच्छा वो ना, वो जो टी पॉइंट है ना, वहाँ से अपने को यू टर्न लेना है वापस, और जो पहला लेफ्ट आएगा ना, वहाँ से अपने को अंदर जाना है। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट्स याद रखते हो, राइट। रटने की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरीके से जब आप स्टडी करते हो, रटना छोड़ दो माय डियर स्टूडेंट्स, समझना शुरू करो। कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखने के लिए कुछ तो एक लैंडमार्क बताओ अपने आप को, कुछ तो एक ट्रिक समझाओ अपने आप को कि मैं इस तरीके से इसको याद रखने वाला हूँ, मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट आसान पड़ रहा है, मैं इस मेथड से इसको समझ लूँगा, राइट। तो अब जैसे भी हो रहा है, जिस तरीके से हो रहा है, आप उस तरीके से लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्टडी करिए आप, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसका स्टेटमेंट आपको समझा दे रहा हूँ कि इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। रोल्स थ्योरम दिया किन्होंने था ये बता दे रहा हूँ। मिशेल रोल्स नाम के एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने कि 18वीं शताब्दी में, इन द 18th सेंचुरी, उन्होंने इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी थी, हमें नहीं, पूर्वजों को। उन्होंने अपना थेसिस लिखा था, अपना थ्योरम लिखा था। तो उन्होंने इस थ्योरम को पूरे मैथमेटिक्स वर्ल्ड को दिया था। तो उन्होंने क्या कहा था, इसका स्टेटमेंट क्या कहा उन्होंने कहा था, इफ़ देयर इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? बड़ा सिंपल है कि x भी रियल होना चाहिए और y भी रियल होना चाहिए, ठीक है। तो उसको रियल वैल्यूड, मतलब जो फंक्शन रियल वैल्यूज प्रोड्यूस कर रहा है उसको रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो रियल वैल्यू ले रहा है, रियल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रियल वैल्यू दे रहा है, ठीक है। हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, रियल एक्सिस पे रियल वैल्यूड फंक्शन का करते हैं। सो उन्होंने कहा इफ़ y इक्वल्स टू एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन दैट इज डिफाइंड ऑन इट्स डोमेन सच दैट इट इज़, उसके बाद डिफाइंड ऑन इट्स डोमेन, उसके बाद उन्होंने 3 कंडीशंस पुट किया आपके सामने, ठीक है। सच दैट, पहला कंडीशन, इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। किस पे? क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। ओपन इंटरवल ऑफ ए बी पे डिफरेंशिएबल। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है यार? डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? अच्छा, लास्ट लेक्चर में जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स हम स्टडी करे थे, तो वहाँ पे समझाया गया था कि डिफरेंशिएशन जो टर्म होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स, है ना, जब डिफरेंशिएशन बोला तो क्या आता है? डी वाई बाई डी एक्स दिमाग में आता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला चीज़ क्या देता? ये दिया था स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या दिया था? स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। मतलब ओपन इंटरवल ए बी में हर एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ओपन इंटरवल ए बी मतलब ऐसा, x बिलोंग्स टू ए टू बी, ए और बी को छोड़कर के, है ना, ए से बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे इसके टेंजेंट का स्लोप डिफाइन होना चाहिए, राइट। मतलब यहाँ से ले कर के इसके जस्ट बाद से लेके इसके जस्ट पहले तक कि हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा वो होना चाहिए रियल, मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए एक्चुअली, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट ये था कि इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। बच्चे लोग सीधा सीधा इसको याद रखिएगा आप लोग, इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। क्लोज इंटरवल, जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ओपन इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है। एंड तीसरा स्टेटमेंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये लिखा नहीं है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये तीसरा स्टेटमेंट है। तो ये वाला आता है ना, देन ये तीसरा स्टेटमेंट ये आपका कि इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, है ना। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके पास उन्होंने पहले दिया था। तो उसके बाद कहा कि अगर ये 3 कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, ये 3 कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 पॉइंट x इक्वल्स टू सी। कहाँ से कहाँ तक? तो ये जो सी रहेगा ना, सी ए से लेके बी के बीच में रहेगा। देखिएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए टू बी इन ओपन इंटरवल। सो ए से बी के बीच में कोई तो एक वैल्यू c एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे क्या होगा, f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 होगा, राइट। सो दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू c विल बी 0। f डैश ऑफ c मतलब क्या भाई? f डैश ऑफ c मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू c, वही वाली चीज़ है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल्स टू c मस्ट बी 0, राइट। सो ये आपका टोटल स्टेटमेंट हो गया। अब मैं इस स्टेटमेंट को, मैं इस
ग्राफ पे लेके आ रहा हूँ और ग्राफिकल मेथड से ज्योमेट्रिकली किस तरीके से हम लोग इसको इंटरप्रेट करने वाले हैं वो चीज़ अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे। राइट, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई कि यहाँ पे जो चीज़ हमने लिया है, सबसे पहले क्या रहता कि y इक्वल टू एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या हमने y इक्वल टू एफ एक्स एक रियल फंक्शन लिया है? बिल्कुल लिया है, क्योंकि अगर रियल फंक्शन नहीं लेते हम तो इसको हम लोग तो रियल एक्सिस पे हम लोग शो ही नहीं कर पाते, मतलब ये रियल फंक्शन है, सही बात है। दूसरा कह रहा है कि इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। सो क्लोज इंटरवल ए टू बी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब पॉइंट P से लेके पॉइंट Q के बीच में कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। इज देयर एनी डिसकॉन्टिन्यूटी फ्रॉम पॉइंट A टू B? नो। और ऑन द ग्राफ फ्रॉम P टू Q कोई डिसकॉन्टिन्यूटी है? नहीं है। P से लेके Q तक कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। दूसरा इसने क्या कह दिया कि इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। अभी डिफरेंशिएबिलिटी की बात जब करते हैं ना बच्चे, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल ले लिया। क्यों ले लिया? कि ओपन इंटरवल इसलिए लिया है, ओपन इंटरवल का मतलब कि ये वाला पॉइंट, मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ तो उसको समझाने के लिए सिर्फ ये वाला पॉइंट मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, कि पॉइंट P नहीं लिया है, पॉइंट Q भी नहीं लिया है, ठीक है। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या होता है कि डिफरेंशिएबिलिटी तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों सेम आएंगे। राइट है, तो अब सोचिएगा कि मैं अगर पॉइंट P पे बात कर रहा हूँ तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव मैं निकाल लूँगा, मतलब इस पॉइंट के राइट साइड पे, पॉइंट P के राइट साइड पे जस्ट बगल में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे कि एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट, इस तरीके से। लेकिन अगर राइट साइड पे आओगे, है ना, अब मैं पॉइंट P के राइट साइड पे है बच्चे, ठीक है, पॉइंट P के राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड वाला पॉइंट, अब पॉइंट P के राइट साइड पे आएंगे, एल, अगर यहाँ पे आओगे तो इसके राइट साइड का पॉइंट तो हमारे इंटरवल में ही नहीं है, हमने सिर्फ x इक्वल बिलोंग्स टू A टू के बीच, A टू B के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया है, राइट। तो यहाँ पे P के पहले तो पॉइंट ही नहीं हमारे ग्राफ पे, एक्चुअली हमारा जो ग्राफ है एक्चुअली कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे एंड हो रहा है, कुछ यूँ। हमने सिर्फ इसी इंटरवल में बात किया है, करेक्ट। तो अगर इसके पहले लेफ्ट साइड पे कोई पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे पॉइंट P पे? क्योंकि पॉइंट P पे डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करने के लिए उसके राइट साइड के पॉइंट और उसके लेफ्ट साइड के पॉइंट दोनों पे स्लोप ऑफ टेंजेंट डिफाइनाइट होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, मतलब टेंजेंट आप वहाँ पे ड्रॉ कर पाओ। अरे भाई ये तो पॉइंट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, टेंजेंट कहाँ ड्रॉ करेंगे, मतलब LHD तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा मतलब LHD और RHD इक्वल ही नहीं हुआ मतलब यहाँ पे पॉइंट P पे डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, तो मतलब पॉइंट P पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब मैं इस पॉइंट P को छोड़ के बात करूँगा, तो यहाँ पे मैंने छोड़ लिया डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे पॉइंट A लिया खाली, है ना, राइट, पॉइंट A मतलब इस पॉइंट को छोड़ दिया, अगर ये पॉइंट छोड़ रहे हैं तो पॉइंट P भी छूट जाएगा अपने आप, राइट। सिमिलरली पॉइंट B को छोड़ दिया मतलब पॉइंट Q भी छूट जाएगा, किस तरीके से छूट जाएगा ये देख लीजिए आप। तो अभी पॉइंट Q पे, राइट, पॉइंट Q पे डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए, राइट, एग्जिस्ट करने के लिए इसके लेफ्ट साइड के पॉइंट और इसके राइट साइड के पॉइंट दोनों पे टेंजेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अच्छा सोचो 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 सोचो, यहाँ पे तो टेंजेंट निकाल लोगे बच्चे आप, लेकिन यहाँ पे नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि ये पॉइंट तो है ही नहीं, हमने तो ग्राफ सिर्फ A से लेके B के बीच का कंसिडर किया था। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट को ले सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो अगर इसको मैंने ले लिया, इसको अगर ले लिया तो यहाँ पे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो ये ग्राफ पे ही पॉइंट नहीं है, तो इस पॉइंट के लिए राइट साइड का पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की बात हम इस पॉइंट के लिए नहीं कर सकते हैं, इसके लिए इसको हमने निकाल दिया। देखो x बिलोंग्स टू A टू B, मतलब यहाँ पे B को भी छोड़ा हुआ है। सो जब भी हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, हमें ये चेक करना होता है और ये ज़रूरी होता है। कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी यही कहता है कि अगर LHD और RHD इक्वल होगा तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, राइट। तो इस वजह से जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो एंड पॉइंट्स को छोड़ के बात करते हैं, एंड पॉइंट्स को हम छोड़ के बात करते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड के एंड पॉइंट पे
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा और राइट साइड के एंड पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो कंसिडरेशन किया था ग्राफ का वो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक किया था, सिर्फ उसके बीच में ही ग्राफ ड्रॉ किया था, उसके पहले या इसके बाद नहीं हमने कंसीडर किया था, राइट है। तो अब सोचिएगा कि अच्छा सर अगर ओपन इंटरवल ले लिया हमने तो क्या यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा इस पॉइंट पे? चेक करते हैं। हमने अभी क्या किया, ओपन इंटरवल ए टू बी लिया है। ओपन इंटरवल ए टू बी लिया है का मतलब मैं इस पॉइंट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये जो पॉइंट पी है नहीं कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट क्यू है इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं किसको कंसीडर कर रहा हूँ? मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। मैं इस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूँ, है ना, ये वाला और ये वाला पॉइंट है ना, इन दोनों को कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या लेफ्ट साइड पे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल करेगा। इसका राइट साइड पे तो ये पॉइंट था ही, हो गया, एल एस डी आर एस डी डिफाइन हो गया। इस वजह से यहाँ पे हमने ओपन इंटरवल भी लिया। और यहाँ पे आओ तो लेफ्ट साइड एंड पॉइंट पे क्या होगा कि इसका एल एच डी पॉइंट पी देखे जाएगा और आर एच डी इसके राइट साइड पे जो भी पॉइंट रहेगा, बट है ना, एल ओ ऐसा कुछ दिख रहा है कि दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों हमारे डोमेन में ही आ रहे हैं, डोमेन के बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। सो इस वजह से जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो ओपन इंटरवल में बात करेंगे, जब भी हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल में बात करेंगे। अब इसके आगे आते हैं। तीसरा पॉइंट कह दिया कि इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी क्या होता है, जरा सा मैं फिगर को दोबारा सही से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए कि आप अच्छी तरीके से इसको समझें और अपने कॉन्सेप्ट में बिल्कुल इस तरीके से आप इसको घुसा लें कि कभी ये मिट ना पाए आपके दिमाग से। तो ये वाला है और कुछ ग्राफ इधर यूँ था भाई, है ना। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। चलिए क्यू भाई सब ये है, पी है ये, ठीक है। तो कह रहा है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए मतलब एक्स इक्वल्स टू ए के करस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी ना ये वाली ए पी इज एफ ऑफ ए एंड बी क्यू इज एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी अगर ऐसा एग्जिस्ट किया तो कह रहा है then there exists at least one point x equals to c in between a to b such that f dash of c is equals to 0 means the slope of the tangent at any point between a to b is 0 and at least एक पॉइंट तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सोचते हैं a से b, यहाँ से यहाँ के बीच में कोई एक पॉइंट ऐसा जहाँ पे स्लोप 0 हो। स्लोप 0 मतलब क्या है? dy बाई डी एक्स 0, डी वाई बाई डी एक्स 0। अच्छा स्लोप 0 मतलब, अच्छा स्लोप को दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। कैसे? tan थीटा 0, tan थीटा 0। दूसरा तरीका सोचने का है ना, मैंने बोला था आपको दो तरीके से समझाऊंगा। तो दूसरा तरीका ये सोचने का कि डी वाई बाई डी एक्स 0 मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 का मतलब tan थीटा 0। कि ये जो इसका टेंजेंट आएगा एंगल 0 बनाना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ में। अच्छा यहाँ पे टेंजेंट लीजिए, क्या ये 0 बनाएगा? नहीं, ये कुछ तो एंगल बनाएगा भाई यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिएगा ये भी 0 तो नहीं है, कुछ अलग है। तो यहाँ से जिस तरीके से आप देखो, यहाँ से अगर पॉइंट अभी यहाँ पे आया तो इसका इंक्लिनेशन क्या हुआ? और घट गया, बढ़ गया, ये बढ़ रहा है ना, और इधर ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आएगा ना, ये वाला पॉइंट आएगा तो ये क्या होगा कि स्लोप पैरेलल हो जाएगा, आई मीन टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। ओके, और अगर इस पॉइंट से मैं इस तरफ धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ, पॉइंट एम कह दिया इसको, पॉइंट एम की ओर, तब क्या होगा? तो इस पॉइंट पे आएंगे। अच्छा इस पॉइंट पे स्लोप अभी इंक्लिनेशन इतना था, अभी क्या होगा? और थोड़ा सा घट गया इंक्लिनेशन, और पास आइएगा, इंक्लिनेशन और घट गया बच्चे। तो घट रहा है, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे कि इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस भाई, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 0 होता है। और दो पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब इसका भी जो स्लोप रहेगा ना बच्चे, वो 0 लिखोगे आप, राइट। तो इस तरीके से है कि नहीं है, राइट। तो आप tan थीटा का कंसिडरेशन करिए, आप स्लोप को कंसिडर करने के लिए आप, या फिर डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली आप कह लीजिए कि इसका स्लोप कंसिडर करके आप ये सोचो स्लोप 0 कब? जब लाइन पैरेलल टू किसके? एक्स एक्सिस के होगा, तब हो गया ना। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स पहले अभी यहाँ पे मतलब स्लोप इसका ऐसा कुछ था, मतलब एंगल कुछ तो बना रहा है, धीरे 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 ये 180 डिग्री हो गया, है कि नहीं। मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। इधर से आ रहा है
तो इधर से इंक्लिनेशन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, जीरो धीरे धीरे कितना हो गया, ये देखो आप, ये घट रहा है कि नहीं, पहले इतना था और उल्टा करो मैं, पहले इतना था फिर और घटा फिर और घटा, अब धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अच्छा, सोचने का तीसरा तरीका, अब तीसरे तरीके से समझिएगा, तीसरे तरीके से समझिएगा। ये तरीका और भी आसान है, और ये तरीका क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा इसको आप। देखिए जी, डी बाई क्या लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच लिखते हो आप, राइट है, बिल्कुल सही सर। चलिए मैं ऐसे कह ले रहा हूँ, अभी ये ए है भाई साहब। अच्छा, ग्राफ थोड़ा सा चेंज कर लेते भाई, है ना, ये गंदा हो गया। इस तरीके से लिया फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिया और एक यहाँ पे लिया, और ये इस तरह से लिया कि ये दोनों ना हाइट सेम है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एफ ऑफ ए है, ये एफ ऑफ बी है। अभी क्या कहते हैं, मैं इसको कह ले रहा हूँ सपोज x, और इसको कह ले रहा हूँ x प्लस एच, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो रहेगा h रहेगा, मतलब बेसिकली b का वैल्यू x प्लस एच ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा। अभी सोचेंगे अगर आप x प्लस एच की जगह हमने b लिया है, राइट है, x प्लस एच की जगह b लिया है, तो ये होगा लिमिट b टेंड्स टू a f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाय b माइनस a, नहीं b माइनस a तो h होगा, राइट है ना, अरे b माइनस ए एच हो जाएगा भाई, क्यों, अगर आप, चलो ठीक है मैं ऐसे दिख रहा हूँ कि x का वैल्यू a है, तो मतलब ये चलो a ले लेते हैं, इसको h ले लेते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस एच, मतलब यहाँ से b माइनस ए का वैल्यू h मिलेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने सब रिप्लेस कर लिया, x प्लस एच, एक्स की जगह a रखा तो a प्लस एच b हो गया, और ये f ऑफ a हो गया, एंड h तो हमारा b माइनस ए आ गया। अब क्या कह रहा था कि तीसरे स्टेटमेंट में आएगा, ये दो स्टेटमेंट तो सही है भाई कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात हमने कर ली, और ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे डायरेक्टली इस मेथड में। तो तीसरे स्टेटमेंट में कह रहा है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम होना है, सेम होना है, मतलब अगर ये दोनों सेम होगा बच्चे लोग, है ना, तो ये दोनों सेम होगा तो ये डिफरेंस क्या आएगा, ज़ीरो हो जाएगा ना भाई। मतलब कह रहा है एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, मतलब एफ ऑफ बी की जगह आप एफ ऑफ ए भी तो रख सकते हैं, यस और नो, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए एंड बाय बी माइनस ए, ज़ीरो बाय बी माइनस ए मतलब ज़ीरो। तो आया कि नहीं आया, यहाँ से भी स्लोप ज़ीरो आ गया, राइट है, मतलब जो टेंजेंट आएगा इन दोनों के बीच में, अभी यहाँ पे ग्राफ मैंने देखिएगा, है ना, कॉन्केव अपवर्ड ले लिया है, ठीक है, तो सॉरी कॉन्केव डाउनवर्ड ले लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे कि टेंजेंट जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ये थोड़ा सा और नीचे ले लीजिए, ये वाला लाइन है ना, तो यहाँ पे देखिए इसकी करस्पॉन्डिंग कोई भी पॉइंट सी ले लीजिए आप, ए से बी के बीच में रहेगा। अब मैंने यहाँ पे ये कहा था देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट की बात की थी मैंने, मतलब सर क्या एक से भी ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से, कि एक से ज़्यादा पॉइंट कब एग्जिस्ट करेगा भाई, हम देखते हैं। जब अभी मैं क्या कर रहा, मैं एक दूसरा ग्राफ ले रहा हूँ, न्यू, ये इस तरीके से लिया, ठीक है, कह लीजिए ये भाई साहब ए है, ठीक है, यहाँ पे ए ले लिया हमने, और यहाँ पे आइए कहीं, है ना, इसके इक्वल यहाँ पे कुछ हमने बी ले लिया, ठीक है, यहाँ पे बी ले लिया, राइट, दिस इज बी। तो ये एफ ऑफ ए हाइट है और ये वाली एफ ऑफ बी है, क्या ये दोनों सेम हैं, बिल्कुल सेम है, ले लिया जानबूझ के लिए, है ना। तो अभी देखिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जहाँ पे कि एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू जीरो आएगा, एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू जीरो आएगा, मतलब ऐसे कितने एक्स के पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे कि टेंजेंट का स्लोप जीरो आएगा। टेंजेंट का स्लोप जीरो आएगा का मतलब ऐसे कितने पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे ए से बी के बीच में जहाँ पे कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो ये तो जहाँ जहाँ पे या सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे जा रहा है कर्व या सबसे नीचे वाले पॉइंट पे आ रहा है कर्व, वहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे कि इसका स्लोप ज़ीरो होगा। तो यहाँ से आप यहाँ देखिए एक पॉइंट, ये दो पॉइंट, तीन पॉइंट, चार पॉइंट और ये पाँच पॉइंट। तो टोटल यहाँ पे
कितने 5 ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट किए जहाँ पे कि एफ डैश ऑफ सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 कह ले C1 C2 C3 C4 C5। समझे कि नहीं समझे? तो ये इस तरीके से हमारा रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी हर एक चीज़ हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करके बहुत सिंपल से तरीके से बता दिया गया है। और अगर कोई तकलीफ रह गई है तो आप कभी भी आप पूछ सकते हो डाउट को, ठीक है राइट। तो ये वाला हमारा वाई एक्सेस था, ये एक्सेस था, फॉर्मेलिटी के लिए लिख लिया करिए भाई, है ना। ओरिजिन नेगेटिव एक्स होता है, नेगेटिव वाई होता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर अभी बेस्ड ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखें। और यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि भाई एक फंक्शन दे देगा और पूछेगा कि क्या रोल्स थ्योरम के लिए होल्ड कर रहा है सही या नहीं कर रहा है। मीन्स द गिवन फंक्शन वेरीफाई द रोल्स थ्योरम और नॉट, वी हैव टू चेक दैट, राइट। तो चलिए हम लोग एक दो क्वेश्चंस करते हैं और हम लोग ये चेक करेंगे मतलब सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये हम लोगों को बेसिकली चेक करना है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है चेक द वैलिडिटी फॉर रोल्स थ्योरम, है ना। और फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3। तो हमारे पास जो कंडीशंस चेक करने थे, पहला कंडीशन, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या था कि आपको ये चेक करना था कि कॉन्टिन्यूअस रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी 0 to 2 पाई की क्लोज इंटरवल पे चेक करना है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपके पास जितने भी सवाल आएंगे, स्टेट बोर्ड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कि स्टेट बोर्ड लेवल पे जितने भी सवाल आते हैं वहाँ पे हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, आपको कहीं भी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती बेसिकली कि कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, क्योंकि वो सवाल ही ऐसा डालते हैं कि कॉन्टिन्यूअस रहेगा ही रहेगा 99% केसेस में, ठीक है। कोई 1% केस हो सकता है कभी डाल दे भाई, तो वहाँ पे शायद हमें सोचना पड़ेगा, बट वैसे आपको चेक करने के लिए भी आना चाहिए कि किस तरीके से चेक करना है। चेक करते हैं भाई, है ना, कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3, तो इसका जो ग्राफ है क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं 0 to 2 पाई के बीच में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो इसका ग्राफ बिना किसी डिसकंटिन्यूएशन के ड्रॉ कर सकते हैं। और प्लस 3 मतलब 3 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यार, और कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये पहली चीज़ आप लिख लीजिएगा। आपको डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो, लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हो या अलजेब्राइक फंक्शन दिया हो, तो आपको ये स्टेटमेंट लिख लेना होगा सबसे पहले कि लिख लेंगे यहाँ पे, सिंस द गिवन फंक्शन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ 0 to 2 पाई, ठीक है। द गिवन फंक्शन ऐसे लिख लीजिएगा। एंड दूसरा स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी भाई। तो यहाँ पे अगर ये कॉन्टिन्यूअस है और कॉन्टिन्यूअस है तो साइन एक्स का कर्व है और कॉस एक्स का कर्व है, साइन एक्स और कॉस एक्स का कर्व का कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब जो भी आएगा यहाँ पे तो कुछ ऐसा कॉर्नर कहीं भी नहीं बनने वाला है, जो भी देगा स्मूथ कर्व रहेगा, है ना, कुछ इस तरीके का रहेगा। तो यहाँ पे भी ये डिफरेंशिएबिलिटी भी एग्जिस्ट करेगा इस पर, तो दूसरा लिख लेंगे, है ना। The given function is differentiable on open interval 0 to 2 पाई, ठीक है। तीसरी चीज़ हमें अब ये चेक करना है, ठीक है, हमें अब ये चेक करना है कि f ऑफ a, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 0, तो f ऑफ 0 क्या होगा, तो f ऑफ 0 होगा साइन ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 0 प्लस 3, means this is 0 minus 1 plus 3 means 2, right। and f of 2 पाई है, तो 2 पाई मतलब साइन ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 3, 0 माइनस 1 प्लस 3 मतलब ये भी 2 आएगा। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला आपको कि f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ 2 पाई, राइट। अभी ये चीज़ मिल गई, मतलब तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करना है कि क्या अगर ये तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो 0 से लेके 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में क्या कोई ऐसा वैल्यू x का एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे कि डिफरेंशिएशन इसका 0 आया, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आया। चेक कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये कंडीशन आ चुका है। नाउ फाइंड dy बाई डी एक्स। चूँकि स्लोप ऑफ टेंजेंट चेक करना है तो आप सबसे पहला क्या काम करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करिएगा। सो फाइंड dy बाई डी एक्स।
y क्या है हमारे पास, y है sin x माइनस कॉस एक्स प्लस 3, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चे, सर ये आएगा cos x प्लस sin x आएगा, बहुत ही सही है। एंड मेक इट ज़ीरो, है ना, कंसीडर कर लीजिए, कंसीडर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इफ यू आर कंसिडरिंग दिस केस then you should find a value of x that will lie in this interval, then we'll say that the Rolle's theorem is verified for the given function, otherwise not। मीन्स हमें यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से किया जाएगा, sin x प्लस कॉस एक्स इज 0 है भाई, है ना। अभी ये सोचो, आप चाहे ना तो डायरेक्टली भी यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, बट चलो मैं डायरेक्टली नहीं आपको यहाँ पे मेथड से बता रहा हूँ कि यहाँ पे x का कोई कॉस एक्स का कोएफिशिएंट और साइन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है पहचान लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है डिफरेंशिएशन में। हम लोग जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तब भी वहाँ पे हमने किया था काम, और दोबारा भी यहाँ पे हमारे पास फिर से आ गया है। तो यहाँ पे अभी करना क्या है कि एक कॉस एक्स का और साइन एक्स का कोएफिशिएंट का ये वाला स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, मतलब ये आएगा √2, है ना। तो √2 से बाहर मल्टीप्लाई किया और अंदर डिवाइड करना है, प्लस 1/√2 साइन एक्स बचेगा, दैट इज 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा √2 और इसको क्या मैं cos π/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, cos π/4 इंटू कॉस एक्स एंड प्लस साइन π/4 एंड इंटू साइन एक्स, दैट इज 0। तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, सारे लोग जानते हैं, √2 से डिवाइड कर लो भाई, तो ये तो चला जाएगा, तो बचेगा cos π/4 माइनस एक्स इज 0। ठीक है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप ऐसे लिख लो भाई, एक स्टेप ऐसे में कम जाएगा, x माइनस π/4 इज 0, कैसे भी लिख लो आप, एक ही चीज़ है ना। तो ये 0 कब आता है, सोचने की बात अब ये है कि cos थीटा 0 कब आता है। दिस इम्प्लाइज x माइनस π/4 कैन टेक टू वैल्यूज, विच टू वैल्यूज, दिस मे बी इक्वल्स टू π/2 और 3π/2, क्योंकि 0 से 2π के बीच में चेक करना है हमें, तो 0 से 2π के बीच में cos दो ही जगह पे 0 होता है, एक होता है π/2 पे 0 और एक होता है 3π/2 पे 0। तो यहाँ से x का वैल्यू एक आएगा π/2 प्लस π/4 और दूसरा आएगा 3π/2 प्लस π/4, मतलब क्या, ये आएगा 3π/4 या तो क्या ये आएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो आएगा 7π/4, राइट। तो अभी चेक करना है कि क्या ये जो दो वैल्यूज आए हमारे पास, क्या ये दोनों की दोनों वैल्यूज वहाँ पे इस इंटरवल में लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 3π/4 मतलब भाई अभी देख लो यार, है ना, आप चेक कर लीजिए, ये कहीं कहीं यहाँ कहीं पे 0 रहेगा, कहीं यहाँ पे 2π रहेगा नंबर लाइन पे, है ना। तो 0 से 2π 7π/4 मतलब क्या होता है, 1.75 पाई होता है, ठीक है। तो 1.75 पाई, तो ये तो थोड़ा तो कम ही आएगा यार 2π से, है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। और 3π/4 मतलब ये तो पाई यहाँ पे रहेगा कहीं, है ना, तो 3/4 मतलब 0.75, तो इसके जस्ट पहले रहेगा 3π/4। मतलब यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पे कि f' ऑफ x का वैल्यू 0 होगा, और वो कौन से दो पॉइंट्स आए, तो x इक्वल्स टू 3π/4 एंड x इक्वल्स टू 7π/4। हेंस अब यहाँ पे लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कंक्लूडिंग लाइन होता है ना, लिखेंगे हेंस, सॉरी सिंस लिखिए भाई, है ना, सिंस f' ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 एट x इज इक्वल्स टू 3π/4 and 7π/4 and here x belongs to 0 to 2π, therefore क्लोज नहीं भाई, ओपन ले लीजिए यार, therefore है ना, Rolle's theorem is verified, Rolle's theorem is verified, that's it, clear। तो इसमें कोई गलती नहीं करनी है, बहुत आराम से करना है। क्या क्या करना है दोबारा एक बार समझ लीजिएगा। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना होगा, तो सारे बच्चों को पता है कि कॉन्टिन्यूअस होगा, और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करना है तो वो भी लिख लेना है आपको साथ में कि ये डिफरेंशिएबल ओपन में होगा। लेकिन लिखते वक्त सिर्फ ध्यान रखना ये
कि जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, एंड जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ओपन इंटरवल में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड आउट कर लीजिए, एंड उसके बाद आप चेक करो कि क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम आया है कि नहीं आया है। अगर सेम आया है तब आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करो। मान लीजिए कि अगर यही सेम नहीं है ना, मतलब हमारा तीसरा जो केस था है ना, जो तीसरा पॉइंट था वही कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, मतलब इसके आगे आपका कोई काम नहीं रह गया। आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा, हेंस रोल्स थ्योरम कैन नॉट बी वेरीफाइड फॉर द गिवन फंक्शन, राइट। अच्छा, तो अगर इक्वल है फिर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। एंड इसके बाद का जो रहता ना, कई बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा था, स्टेटमेंट लास्ट में ये था कि अगर ये इक्वल हो रहा है तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा, कहाँ पे, तो जो इंटरवल दिए हैं उसके बीच में का कोई तो एक पॉइंट होगा, ठीक है, जहाँ पे कि स्लोप का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, राइट है, जहाँ पे कि स्लोप का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो स्लोप का वैल्यू 0 का मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, टेंजेंट का स्लोप 0 का मतलब डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाला और इसको 0 के इक्वल कंसीडर कर लिया। अभी हाँ लिखा है ना, कहाँ लिखा है, कहीं तो लिखा है, कंसीडर किया है, हाँ कंसीडर किया है। डी वाई बाई डी एक्स 0 ले लिया, तो यहाँ से 0 के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने x का वैल्यू निकाल लिया। अब जब x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो सिर्फ आपको ये चेक करना है कि जो x के वैल्यूज़ आए हैं वो गिवन इंटरवल में लाइक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हम लिख लेंगे लास्ट वाला लाइन, सिंस एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एट x equals to so and so point and these points belongs to the given interval, therefore the given function is true for the Rolle's theorem, that's it, खत्म। और अगर नहीं इक्वल आया तो लिख देना है hence the Rolle's theorem cannot be verified for the given function, करेक्ट। बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है गिवन एन इंटरवल a to b क्लोज में है दैट सेटिस्फाइज द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड इट इज़ नोन दैट a इज इक्वल्स टू -1। अच्छा, a का वैल्यू दिया है, मतलब ये वाला इंटरवल होगा -1 से लेके b, मालूम नहीं b क्या होगा। अच्छा, b फाइंड करना है यहाँ पे, तो कह रहा है फाइंड b, है ना। अच्छा भाई, कह रहा है गिवन फंक्शन सेटिस्फाइज द रोल्स थ्योरम, राइट। तो भाई अगर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब ये जो 3 कंडीशन दिया है तीनों सत्य होना चाहिए, राइट। और चेक कर लेते हैं, इट शुड बी कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, जो कि सही भी है ना, दैट इज ट्रू एज एफ एक्स इज एन एल्जेब्राइक फंक्शन। तो एल्जेब्राइक फंक्शन अगर आया तो ये सही है कि कॉन्टिन्यूस होगा भी, है ना, हमेशा, राइट। जो भी इंटरवल में दिया है वहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल भी रहेगा। तो तीसरे पे आ जाओ, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी भी होना चाहिए। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ एक्स क्या है, एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, मतलब एक बार एक्स के जगह पे ए रख लो, एक बार x की जगह पे b रख लो, दोनों को इक्वल कर लो। तो अगर a रखा है यहाँ पे तो a बचेगा, ये बचेगा a रेज टू 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, और राइट साइड पे एफ बी मतलब b रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 क्या आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारे पास, बाकी बचेगा a रेज टू 4 प्लस ए स्क्वायर जो यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ पे a रेज टू 4 प्लस ए स्क्वायर, राइट साइड पे b रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर। मैंने इस टर्म को इधर लाया, इसके साथ लिया, और इस टर्म को लाया, इसके साथ लिया, ब्रैकेट्स 2 बन गए। फैक्टराइज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ही, तो ये वाला टर्म सेम है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा ऐसा +1 इज 0, ठीक है। तो यहाँ भी +1 इज 0, तो यहाँ से 2 चीज़ होगा, या तो ये 0 या तो ये 0, ठीक है। तो हमने कंडीशन लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 0, मतलब ए का वैल्यू प्लस माइनस बी, मतलब बी का वैल्यू प्लस माइनस ए, मतलब बी का वैल्यू प्लस माइनस 1। अच्छा, ए का वैल्यू क्या था, ए का वैल्यू था हमारे पास -1, तो बी का वैल्यू या तो -1 या तो +1 होगा, है कि नहीं। बट अगर हमने -1 ले लिया तो देखिएगा क्या होगा, ये इंटरवल कहाँ से कहाँ आएगा, -1 से लेके +1। अरे भाई ये तो गलत हो गया, किसी भी फंक्शन को, है ना, -1 से लेके -1 तक ही ड्रॉ करना है। मतलब क्या है, अरे ये एक पॉइंट आएगा खाली और कुछ नहीं आएगा, है ना। तो हम पॉइंट पे बात नहीं कर सकते अभी, है ना। रोल्स थ्योरम या
आगे भी जो भी थ्योरम पढ़ेंगे हम किसी पॉइंट पे नहीं, हम किसी इंटरवल में बात करेंगे, राइट। यहाँ पे इंटरवल बनेगा ही नहीं, मतलब यहाँ पे b का वैल्यू -1 नहीं ले सकते हैं, तो ले क्या सकते हैं, 1 ले सकते हैं, दैट इज़ राइट। ओके, अच्छा यहाँ पे आएगा, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे सोचो ना, बेहतर तरीका ऐसा रहेगा कि a² + b² इक्वल्स टू -1। तो स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं यार, ये तो मिनिमम वैल्यू 0 देखे जाएगा, तो कितना भी कम होगा, राइट, तो 0 + 0 0 होना चाहिए, बट ये बोल रहे हैं -1, जो कि गलत बात है। तो यहाँ से कोई भी a और b का वैल्यू यहाँ से आपको प्राप्त नहीं होगा, राइट। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ b इज ओनली -1, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन, है ना, किस फंक्शन के लिए, तो f(x) = x³ + px² + qx + 5 एंड x बिलोंग्स टू 1 to 3 है, दिया है, और कह रहा है c = 2 + 1/√3 के साथ ये वेरीफाई कर रहा है। मतलब यहाँ पे इस केस में, है ना, f'(c) = 0 है, राइट है, अच्छी बात है। तो कह रहे हैं फाइंड पी एंड क्यू, बता दीजिए कि क्या होगा। अच्छा देखिए, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में भी क्वेश्चन दो तरह के ही पूछे जाते हैं बेसिकली, या तो आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, या तो फिर वेरीफाइड है ऑलरेडी, मतलब होल्ड्स ट्रू फॉर द गिवन थ्योरम्स एंड यू हैव टू फाइंड सम अननोन वैल्यूज दैट इज गिवन इन द फंक्शन, राइट। या फिर इंटरवल के वैल्यूज भी हो सकते हैं वो, जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था, ए और बी था, हमें बी का वैल्यू फाइंड आउट किया था और ए का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ था। ये सवाल अलग है, इस सवाल में फंक्शन में ही p और q दो अननोन दिए हैं एंड जितने भी कंडीशंस हैं हमारे पास रोल्स थ्योरम के लिए, सारे की सारी कंडीशन एज पर क्वेश्चंस होल्ड कर रहा है, ट्रू है, राइट है। अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें जो भाई भगवान का दिया हुआ काम है वो लिख लेना है कि सिंस द गिवन फंक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर द रोल्स थ्योरम, देयरफॉर अब जो कंडीशन से डाल रहे है ना, क्या क्या कंडीशन है, पहला it must be continuous on a to b close interval, it must be differentiable on open interval a to b, राइट है। अच्छा, f of a equals to f of b, मतलब f of 1 equals to f of 3, थर्ड कंडीशन है ना। एंड फोर्थ कंडीशन क्या है, f dash of c must be 0, मतलब c का वैल्यू क्या दिया है, 2 + 1/√3, मतलब यहाँ पे 0 होना चाहिए, फोर्थ कंडीशन। चलिए, क्या पहले और दूसरे कंडीशन से कुछ आपको मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, ये इसको बस कंसीडर करना है कि ये दोनों साथ में होल्ड कर रहा है तो सही है भाई। हम तीसरे और चौथे कंडीशन से आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे कंसीडरिंग द थर्ड सिचुएशन, राइट, f of 1 equals to f of 3 हमने कंसीडर कर लिया बच्चे। तो f of 1 मतलब फंक्शन यहाँ पे आपके पास है, तो x के जगह पे 1 रख लीजिए इसमें, तो क्या है 1³ + p × 1 का स्क्वायर + q × 1 + 5, राइट साइड पे x के जगह 3 रख लीजिए, तो ये होगा 3 का होल क्यूब + p × है ना, p इंटू क्या 3 का होल स्क्वायर + q × 3 + 5, कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही तो कर लीजिए, 5 और 5 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ बचेगा 1 + p + q, राइट साइड बचेगा, ये 27 हो जाएगा बच्चे, + 9p + 3q। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन है 4p + q + 13 इज 0। अब फोर्थ कंडीशन पर हम, फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या दिया है कि f' ऑफ 2 + 1/√3 जो है ना, ये 0 होगा, राइट है, मतलब ये 0 होगा। तो अप्लाई कर लीजिए, पहले तो आपको f' फाइंड आउट करना होगा। तो f' क्या होगा, यहाँ से देखिएगा, x³ का डिफ्रेंसिएशन 3x² लिख लिया है कि नहीं, सही बात है। एंड 2px हो जाएगा किसका, px² का डिफ्रेंसिएशन, एंड qx का डिफ्रेंसिएशन q, 5 एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, राइट है। बट ये कहाँ पे 0 है, ये है 2 + 1/√3 पे 0 है, करेक्ट है। तो किस तरीके से करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है आप उन सारी जगहों पे क्या करेंगे कि x की जगह पे आप रख लीजिएगा 2 + 1/√3। चलिए तो रख लीजिए आप। तो सबसे पहला f' ऑफ x की जगह पे रख लिया, यहाँ पे भी x की जगह रख लिया, यहाँ भी रख लिया, यानी यहाँ रख लिया, और q तो q रहेगा, एंड दैट इज़ 0। सो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो एलसीएम ले लिया, यहाँ पे अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें ब्रैकेट में, ठीक है। तो 2√3 + 1/√3 का स्क्वायर, एंड ये 2p, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो 2√3 + 1/√3 बचेगा, राइट है जी, + q रहने दिया। अभी यहाँ पे ये a + b द होल स्क्वायर है, अच्छी बात है, एंड बाय नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसको ब्रेक किया तो a स्क्वायर मतलब 2 × 2 = 4, 3 = 12, + b स्क्वायर मतलब 1 + 2ab मतलब 4√3 आएगा।
एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2p इंटू 2√3+1 ऐसे रहने दिया अभी फिलहाल के लिए, प्लस q इज 0। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना तो नीचे में एलसीएम कुछ ऐसा आएगा, है ना, यहाँ पे चलो यहीं पे लिख देता हूँ। नीचे में इसके नीचे ना एलसीएम आया होगा रूट, ऐसा पूरे में 3 आया होगा, ठीक है, इस पूरे में ना 3 आया होगा नीचे में एलसीएम, राइट। तो ये वाला टर्म तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, रहने दिया, कोई तकलीफ नहीं। और ये 3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ में, मैंने कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया अलग अलग। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 36 आएगा, प्लस ये 3 आएगा, प्लस 12√3 आएगा। और यहाँ पे जो एलसीएम 3 आया और यहाँ पे √3 है, तो √3 का फैक्टर इसके साथ एक मल्टीप्लाई होगा, तो 2p√3 एंड इंटू दिस टर्म प्लस और q इंटू 3, एलसीएम इज 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 ही आएगा, तो इसको आप मिटा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो 36 + 3 39 प्लस 12√3 प्लस आप यहाँ पे आप देखिएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो √3 इंटू √3 3 आएगा, 3 2 6, 6 2 12, मतलब 12p आएगा, प्लस 2p√3 मतलब 2√3p प्लस 3q है तो 3q 0। एंड यहाँ पे p का टर्म अलग कर ले रहा हूँ, q का टर्म अलग कर ले रहा हूँ, तो p का टर्म दो जगह पे दिखेगा आपको, एक ये है p वाले टर्म और एक ये है p वाले टर्म, तो दोनों को ले लीजिए साथ में, तो 12 प्लस 2√3 बचेगा। q का टर्म अकेला है यहाँ पे 3q, तो रहने दीजिए, बाकी की टर्म्स 39 प्लस 12√3 एक अलग ब्रैकेट में ले लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 के लिया, राइट। अब इसके बाद अब इक्वेशन नंबर 1 हमारा कहाँ यहाँ पे है, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बात कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए मिटा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। मैं सिर्फ 1 और 2 को रहने देता हूँ एंड उसका कैलकुलेशन करते हैं और वहाँ से देखते हैं कि क्या आया अभी, ठीक है। तो मैं पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 है p इंटू 12 प्लस 2√3 प्लस 3q एंड प्लस ये है 39 प्लस 12√3 दैट इज 0। एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है 4p प्लस q एंड प्लस 13 दैट इज 0। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है ना, और माइनस कर लिया, तो माइनस करूँगा तो 3q कैंसिल हो जाएगा, बढ़िया बात है, कैंसिल होने दीजिए, राइट। तो अगर ये कैंसिल हो गया तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा सोचिएगा, 3 इंटू 4 12p और 12p भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। सो ये बचेगा हमारे पास क्या क्या क्या, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो p इंटू 2√3 मतलब 2√3p बचेगा और इसमें का टर्म बचेगा 39, तो 39 यहाँ भी है और 39 यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, माइनस 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 करेंगे, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो बच जाएगा कौन सा, सिर्फ यहाँ पे प्लस यहाँ पे बचेगा 12√3 दैट इज 0, मतलब 2√3p दैट इज माइनस 12√3, मतलब कुछ कैंसिल हो कल 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा यार, है ना। सो p का वैल्यू डायरेक्टली -6 आ गया। वंस यू फाइंड द वैल्यू ऑफ p, सबसे आसान होगा कि इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए, है ना। सो फ्रॉम 1 क्या रखेंगे हम, p का वैल्यू -6, सो 4 इंटू -6 एंड प्लस q प्लस 13 इज 0, सो -24 प्लस q प्लस 13 is 0, so q is equals to 11, right। so p is -6 and q is 11। जो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि वैल्यूज़ क्या होगा बताइए p q का, तो आप बता देंगे कि p का वैल्यू हमारे पास -6 आया और q का वैल्यू +11 आया है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, करेक्ट। सो सिंपल था सवाल, है ना। एक और सवाल देखते हैं इसके ऊपर कि क्या कहता है। कह रहा है द फंक्शन f(x) is equals to x into x plus 3 into e raised to x minus x by 2 satisfies all the conditions of Rolle's theorem on -3 to 0 इंटरवल दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, इसका वैल्यू निकालना है सच दैट f डैश ऑफ c इज 0। मतलब दो कंडीशंस दिए हैं कि एक इसमें होल्ड कर रहा है ट्रू और दूसरा है कि f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, सारे के सारे कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये ट्रू होगा ये ट्रू होगा, मतलब इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ -3 to 0, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ -3 to 0, f ऑफ -3 इक्वल टू f ऑफ 0 सही होगा। वैसे भी दिख रहा है यहाँ पे कि आप अगर -3 पे चेक करोगे तो -3 + 3 ये 0 दे देगा, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। एंड अगर 0 पे चेक करोगे तो ये तो खुद ही 0 है ना, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब 0 इक्वल टू 0 आएगा, सही बात है, ठीक है। तो चौथी कंडीशन को लेके चलते हैं हम लोग को, f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 करना है। मतलब कि क्या करना है कि f पहले तो f(x) क्या दिया ये लिख लो, तो f(x) को और सिंप्लीफाई कर लिया, x को मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट के अंदर, x² + 3x इंटू e रेज़ टू -x/2। अच्छा, अब क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बच्चे आप, तो करेंगे u एंड इंटू v में, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ u ले लिया
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3x का डेरिवेटिव 3 एंड इंटू वी कर लिया, एंड v का डेरिवेटिव प्लस बीच में डाल दिया पहले, है ना। v का डेरिवेटिव e रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 है, तो e रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव e रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 ही रहेगा, और माइनस एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव माइनस हाफ, चेन रूल लगाया यहाँ पे, एंड ये वाला u को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x। दोनों में ना ये कॉमन है, ये वाला e रेज़ टू माइनस एक्स बाई 2 कॉमन है, तो ले लिया कॉमन, ठीक है भाई, सब कॉमन आ गए। तो यहाँ बच क्या गया हमारे पास, सिर्फ 2x प्लस 3, कॉपी कर लिया उनको, एंड ये -1/2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन प्लस का ना माइनस बन जाएगा, सही बात है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 रहेगा, राइट। एलसीएम लेने के बाद नीचे 2 आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x बचेगा बच्चे, सिंप्लीफाई कर लिया ऊपर, तो 4x माइनस 3x, x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। अब कह रहा है कि f डैश ऑफ c इज 0। अच्छा यहाँ पे c था, चलो मैंने x ही लेकर के कर लिया, तो चलो c कर लेते हैं आपके लिए, c कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यूज है ना सब c में लिखेंगे हम यहाँ पे। सो e रेज़ टू माइनस c/2 इंटू सी स्क्वायर माइनस c माइनस 6 इज 0, सो दिस इज c स्क्वायर माइनस c माइनस 6 इज 0। अच्छा यहाँ पे एक काम किया है कि यहाँ से ना माइनस कॉमन लिया मैंने। माइनस क्यों कॉमन लिया है कि फैक्टराइजेशन आसान हो आगे जाके, माइनस यहाँ पे दिख रहा है कॉमन लिया है, तो c स्क्वायर माइनस c माइनस 6 इज 0। अच्छा ये वाला जो टर्म है ना ये कभी 0 नहीं होगा, ये एक्सपोनेंशियल है ना, क्योंकि ये क्या है, ये तो एक नंबर है, और नंबर पे कुछ भी पावर डालिए माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के वो कभी 0 नहीं होगा। और यहाँ पे चूंकि इंटरवल -3 से 0 -3 से 0 के बीच का ही है, तो कभी तो आने वाला है नहीं ये 0, मतलब ये नॉन जीरो नंबर रहेगा अपने आप में। सो ये इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब c स्क्वायर माइनस c माइनस 6 इज 0, इट मीन्स c माइनस 3 इंटू सी प्लस 2 इज 0, इट मीन्स c के दो वैल्यूज आ सकते हैं, या तो 3 या तो -2, सही बात है। बट क्या कह रहा है कि जो x है ना -3 से 0 के बीच का है। अच्छा -3 से 0, चलो भाई दिखाता हूँ आपको मैं, कहीं यहाँ पे -3 आया होगा, ठीक है, कहीं यहाँ पे 0 आया होगा, राइट। तो दो वैल्यू कौन कौन सा है, एक आया 3 एक आया 2, तो 3 कहाँ पे आएगा, अच्छा 3 तो बहुत बाद आएगा, है ना, 0 के बाद आएगा, एंड -2 कहाँ पे आएगा, तो -2 -3 के पहले कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये -2 रहेगा। तो बच्चे एक बात देखिएगा कि हमारा जो सवाल दिया है ना उसमें कह रहा है इंटरवल -3 से 0 लेना है खाली, सो -3 से 0 मतलब ये वाला इंटरवल खाली पकड़ के चलना है आपको यहाँ से यहाँ। तो इसमें से कौन सा लाई कर रहा है, इसमें -2 लाई कर रहा है, -2 खाली, 3 लाई नहीं कर रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू -, राइट। सो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया, बस एक ही मंत्र है भाई किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिंपल है। अगर ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए घुस करेगा ना, सिंपल है, देखिए सिर्फ सिंपल है बोलना भी मंत्र आपके लिए काम नहीं कर पाएगा अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट रहता है तब आपके लिए सिंपल रहता है, अदरवाइज सिंपल नहीं रहता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही सिंपल होता है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, एंड बस सॉल्व करने का टेक्निक आपके पास होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, बहुत आसान तरीके से आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। हमने रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आज स्टार्ट किया था, आज सिर्फ रोल्स थ्योरम हम कवर अप कर पाए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा अभी वो होगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT के ऊपर। सो नेक्स्ट लेक्चर में आने के पहले ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए रूल्स थ्योरम्स के ऊपर, तो रूल्स थ्योरम के सारे क्वेश्चंस, बाकी के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए जहाँ से भी आपके क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, ठीक है, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, एंड कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप सॉल्व करिए रूल्स थ्योरम के ऊपर, ताकि आपका हाथ बहुत क्लियर हो जाए। किसी भी तरह का सवाल पूछने दीजिए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आप उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे LMVT के ऊपर। सो बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेक्चर, जस्ट फिनिश अप विद ऑल द क्वेश्चंस एंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल्स थ्योरम, सो दैट वी कैन प्रोसीड इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ फ्रेश टॉपिक। एंड जाते जाते मैं आपको ज़रूर ये कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें कभी भी। एंड जब भी आप लाइक बटन प्रेस करते हो, आपका कमेंट जब आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू फीड करते हो, या आप अपने कमेंट्स को आप यूट्यूब चैनल पे फीड करते हो, इट इज़ रियली इनकरेजिंग, एंड दिस encourages me a lot to make more and more lectures for you all guys. So always keep watching BEST and keep learning from BEST, and keep posting your comments and your feedbacks and sharing and subscribing my channel. Thank you, thanks a lot guys. We'll meet in the next lecture. Thank you.